लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि ह्यूज पावर डिफरेंस लेवल के बावजूद भी ज़ाओफान सन गांजिया को मार देता है और सन गांजिया हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार ये ज़ाओफान है कौन। लेट्स बिगिन द टेल ऑफ मैजिक एम्परर चैप्टर 5। आखिर कौन है ये ज़ाओफान? दुनिया की चीजें दुनिया में वापस चली जाती हैं और मट्टी मट्टी से मिल जाती है। जो गार में घोस्ट किल थे वो मेरे पास वापस आएंगे। रिटर्न। ह्यूज अमाउंट्स में माना जनरेट होने लगता है। लू जी भी स्टार्टल हो जाती है और इधर उधर देखती है कि आखिरकार ये क्या हुआ है। कहीं ज़ाओफान ने अरे का कंट्रोल तो नहीं खो दिया? जिन भूतों का इस्तेमाल करके ज़ाओफान ने सबको मारा होता है, ज़ाओफान उन सारे भूतों को अपने अंदर वापस बुला लेता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ग्रेट डिसाइसिव हेयर से उसे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। ज़ाओफान का कल्टीवेशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। 7th लेवल, 8th लेवल, 9th लेवल, द स्पेक्टेक्युलर पावर लेवल। ज़ाओफान का ओरिजिनल मैजिक जो उसने असैसिनेशन से हासिल किया होता है वो अब खत्म हो चुका होता है, लेकिन ऐसे ब्रेक थ्रू के टाइम्स पर चीजें और भी ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती हैं। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ माना सोनिक बूम की शक्ल में ज़ाओफान के ऊपर आकर गिरते हैं और ज़ाओफान उन सारों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस ब्रेक थ्रू को लास्ट टाइम के ब्रेक थ्रू से अगर कंपेयर करें तो इसमें मेरी पल्स बहुत ज्यादा वाइडन हो चुकी है और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के अंदर जो एनर्जी थी वो भी 3 गुना बढ़ चुकी है। ज़ाओफान की नॉर्मल गैदर्ड स्ट्रेंथ लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ज़ाओफान कहता है कि मैंने अब ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है और अब मुझे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। मिस लू, फेंग टोंगलिंग और यंग मास्टर ज़ाओफान को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या अरे सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ज़ाओफान कहता है कि ये शायद इसलिए है कि लिनशिन बहुत छोटे हैं और अरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ज़ाओफान कहता है कि मैं सन गांजिया और उसके दोस्तों को ढूंढने गया था कि कहीं वो बच तो नहीं गए। खुशकिस्मती से वो सारे मर चुके हैं। फेंग टोंगलिंग ज़ाओफान के पास आता है। फेंग टोंगलिंग जो लू फैमिली का हेड गार्डियन है वो ज़ाओफान से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम पर शक किया और मैंने तुम्हें पहले बहुत ज्यादा कर्ज किया था। ज़ाओफान, अगर तुम मुझे कोई भी सजा देना चाहो, यहाँ तक कि मुझे मारना चाहो, तब भी मैं नहीं हिलूंगा। ज़ाओफान सोच रहा होता है कि फेंग टोंगलिंग एक बहुत वफादार आदमी है। अगर ज़ाओ चेंग भी इसके लेवल का होता तो आज मैं इस सिचुएशन में ना होता, लेकिन अफसोस कि वो लॉयल नहीं था। ज़ाओफान फेंग टोंगलिंग से कहता है कि तुम हेड गार्डियन हो लू फैमिली के और मैं महज एक सर्वेंट हूँ। भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? और मैंने अकेले ने उनको नहीं हराया, ये मिस लू की मदद से ये पॉसिबल हुआ है। फेंग टोंगलिंग बहुत हैरान होता है और कहता है, मिस लू, इज दिस ट्रू? क्या ये सच है? फेंग टोंगलिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब हमारे पास मिस लू भी है और ज़ाओफान की ताकत भी। अब लू फैमिली का राइज बहुत ज्यादा करीब है। ज़ाओफान कहता है कि अब जब सारे थ्रेट्स खत्म हो चुके हैं तो अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? जिस पर फेंग टोंगलिंग कहता है कि हम फेंग साई फैमिली सिटी के अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं और क्या तुम्हें पता है कि साई फैमिली के लीडर का बेटा हमारी मिस लू से शादी करेगा। ज़ाओफान सोचता है कि क्या ये वही साई फैमिली है फेंग सिटी में? ज़ाओफान सोच रहा होता है कि साई फैमिली फेंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है। अगर मैं मिस लू को उनको दे दूं तो शायद मेरा ये हार्ट डीमन खत्म हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। ज़ाओफान उनसे कहता है कि चलो फेंग सिटी में चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंधेरी गुफा दिखाई जाती है जिसमें एक स्ट्रेंजर एक तख्त पर बैठा होता है। उसके पास एक आदमी आता है। वो स्ट्रेंजर कहता है, सन गांजिया, डिड ही सक्सीड? उसके पास खड़ा वो शख्स डर के मारे झुक जाता है और कहता है, रिपोर्टिंग टू शाओजाय, सन गांजिया फेल हो गया और अब वो लोग फेंग सिटी के अंदर जा रहे हैं। गाइस, आप लोगों को ये नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, शाओजाय। शाओजाय कहता है कि उनको मॉनिटर करते रहो। शाओजाय उठकर अपने पास वाले कमरे में जाता है। जब वो पर्दा हटाता है तो अंदर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। शाओजाय कहता है, तुम यकीन रखो कि तुम्हारा पुराना दोस्त पहले से ही वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तक मेरे पास पाम ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन नहीं आ जाती, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को रीयूनाइट होने के लिए भेज दूंगा। और पूरी फिजा कहकहों से गूंजने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग सिटी दिखाई जाती है। फेंग टोंगलिंग ज़ाओफान से कहता है, ब्रदर ज़ाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी फेंग सिटी में आए हो। तुम्हें इसको देखकर कैसा लगा? जिस पर ज़ाओफान कहता है कि ये किसी एक छोटे से विलेज से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ज़ाओफान कहता है, क्या हम सीधे साई फैमिली के पास जा रहे हैं? जिस पर मिस लू कहती है कि हम डायरेक्टली साई फैमिली के पास नहीं जा सकते। मैं और यंग मास्टर जिसका नाम युन हाई है, हम वहाँ पहले जाते हैं। हम बाद में तुम लोगों को वहाँ पर बुला लेंगे। फेंग टोंगलिंग कहता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली वहाँ चले गए तो वो लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि हम लोग इम्पोलाइट हैं। चलो हम सामने वाली इन के अंदर चलते हैं और आराम करते हैं। ज़ाओफान कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं पहले इस सिटी का टूर करूंगा। युन हाई ज़ाओफान को कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ का वेट करो, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा। ज़ाओफान कहता है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का कौन वेट करेगा?
और जोर से एक टांग उसकी बम पे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी ही एजुकेट करूंगा। मिस लू जाओफान को कहती है कि तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। इस पर जाओफान कहता है कि तुम्हारे भाई ने पहले शुरू किया था। जाओफान कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मुझसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती। फैंग टोंगलिंग कहता है कि जो भी है वो तुम्हारा मास्टर है ब्रदर, तुमने उसे क्यों मारा। जिस पर जाओफान उसे कहता है शट अप। जाओफान जब फैंग सिटी से गुजर रहा होता है तो एक शॉपकीपर और एक कस्टमर आपस में झगड़ रहे होते हैं, जो जाओफान भी सुन लेता है। एक कस्टमर कह रही होती है कि तुम एक जेड मास्टर हो, लेकिन ये जेड फेक है, ये नकली है। जिस पर जेड मास्टर उसे टॉन्ट कर रहा होता है। वो शॉपकीपर कहता है कि शायद तुम्हें जेड्स के बारे में पता ही नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे जेड्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने एक असली जेड को देखा है और इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारा जेड नकली है। जिस पर वो शॉपकीपर हंसना शुरू कर देता है कि तुमने सिर्फ एक दफा जेड को देखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर नकली जेड्स बेचने का इल्जाम लगा रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वो शॉपकीपर कहता है कि मैडम यहाँ से चली जाओ और मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। इतने में पास खड़ा जाओफान कहता है कि ये जेड नकली है और मेरे पास इसे जानने का एक तरीका भी है। जाओफान कहता है ये जेड नकली है, मैडम जो कह रही है वो बात सच है, ये जेड नकली है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। वो शॉपकीपर कहता है तुम कहाँ से आ गए और तुम कैसे कह सकते हो कि ये जेड नकली है और तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये जेड नकली है। बच्चे, मुझे लगता है तुम सिर्फ नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मेरा जेड नकली नहीं है। जाओफान कहता है कि अगर तुम इतने श्योर हो तो क्यों ना हम इस जेड को चेक कर लें। बाजार में पूरा रश लग जाता है, सारे उस दुकानदार के आसपास खड़े हो जाते हैं। जाओफान कहता है ये एक लिक्विड है, हर कोई इसे यहाँ से बाय कर सकता है, इसके अंदर सल्फर और सेडिमेंट है। अब अगर इस पानी के अंदर हम तुम्हारे जेड को भिगोएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जेड नकली है या असली। वो दुकानदार कहता है हाँ क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और वो अपना जेड उस पानी के अंदर फेंक देता है। जेड अपना कलर बदलना शुरू कर देता है, जिस पर वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जाओफान उस पत्थर को उठाता है और कहता है कि ये एक इनिशियली क्लोन है, इतने भी शॉक नहीं हो तुम, अब तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि ये जेड नकली है और तुम गलत थे। पास खड़ी वो लड़की बोलती है कि ये जेड 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन इस वर्ल्ड में करेंसी के तौर पर यूज होते हैं। इवन कास्टिंग स्पेल्स एंड कास्टिंग रेज कॉस्ट यू स्पिरिचुअल स्टोन्स। वहाँ खड़े लोग उस दुकानदार पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक झूठे हो, यहाँ से चले जाओ। वो शॉपकीपर जाते जाते जाओफान पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे सिर्फ ये पता था कि जेड नकली है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकती थी कि जेड नकली है। जाओफान कहता है ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुझे हर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इसे पहले खरीदना चाह रही थी, ताहम ये सिर्फ 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर था। वो लड़की कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ सबको बताना चाहती थी कि ये जेड नकली है और एक रियल जेड की वैल्यू क्या होती है। फैंग टोंगलिंग कहता है स्ट्रेंज वुमन। जैसे ही वो लड़की जा रही होती है जाओफान सोचता है इस लड़की की आंखें बहुत ज्यादा जहरीली हैं, शुक्र है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, अगर इनाड़ी होता तो फंस जाता। जाओफान कहता है लाओ फैंग चलो वापस इनमें चलें और मुझे अपने 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दो। जिस पर फैंग टोंगलिंग कहता है व्हाट। जाओफान कहता है कि मुझे कुछ करना है उनके साथ। फैंग टोंगलिंग उसे अपने स्टोन्स दे देता है। जैसे ही जाओफान एक गली से गुजर रहा होता है वो शॉपकीपर वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है और जाओफान उसी को ढूंढ रहा होता है और कहता है बॉस आई फाइनली फाउंड यू। जिस पर वो शॉपकीपर कहता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। जाओफान उस शॉपकीपर से कहता है कि मैं वो तुम्हारा जेड 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले खरीदना चाहता हूँ। जिस पर वो शॉपकीपर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सिर्फ 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर है, लेकिन फिर भी तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो। जाओफान कहता है हालांकि ये जेड नकली है लेकिन फिर भी इसका एक अपना पर्पज है। वो शॉपकीपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, मुझे गालियां दी गई, मुझे पत्थर मारे गए, 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत कम हैं, तुम अपनी जिंदगी दे दो मुझे। जैसे ही वो ये कहता है जाओफान को आगे पीछे से कुछ लोग घेर लेते हैं। जाओफान कहता है बॉस मैं सिंसियरली तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने आया था। वो शॉपकीपर कहता है तुमने मेरा बिजनेस तबाह किया है और अब इसके बदले तुम्हें अपनी जान देना होगी। जाओफान एक चुटकी में उन सारों को मार देता है और कहता है कि तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो मेरी जान कलेक्ट करने के लिए, और वो स्टोन लेकर वहाँ से चला जाता है। जाओफान फैंग टोंगलिंग को कहता है मेरे दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। इसके बाद जाओफान उस स्टोन पर कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। जैसे ही जाओफान उस पर स्पेल कास्ट करता है वो स्टोन बिल्कुल लाल हो जाता है, जो कि पहले पर्पल होता है। ये दरअसल एक फेरी ब्लड स्टोन है। इस स्टोन के अंदर हजारों प्योर ब्लड, इसने राइकी भी अब्सॉर्ब की है और कई चांद और सूरज का एसेंस भी इसके अंदर है और इसे फॉर्म होने में कई हजारों साल लगते हैं। ये एक बहुत रेयर स्टोन है, इसके अंदर यिंग और यांग परफेक्टली हैं। मैजिक कल्टीवेटर्स के लिए ये एक बहुत रेयर स्टोन है। 9 सेरेनिटीज की किताब के मुताबिक फेरी ब्लड बेबी ब्लडी को पैदा कर सकता है। जब एक ब्लडी बेबी पैदा होता है तो
वो सिर्फ अपने इफेक्ट के साथ लोगों को मार सकता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ब्लडी बेबी अपने कल्टीवेटर्स के साथ खुद भी कल्टीवेट कर सकता होता है। एम्परर लेवल के लोग भी ब्लडी बेबी को प्रोवोक नहीं करते थे। इसी के साथ जाओ फान कहता है होली लैंड इज नथिंग और अपने बाजू से चंद खून के कतरे उस स्टोन पर गिराता है। जाओ फान बहुत खुश हो रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इस दफा इतना ज्यादा लकी हो जाऊंगा। काफी रात हो चुकी होती है। जाओ फान भी एग्जॉस्टेड हो चुका है। अगर किसी ने भी ब्लडी बेबी को प्रैक्टिस करना है तो उन्हें अपना ताजा खून उस पर गिराना होगा, यहाँ तक कि आप उसकी रूह के साथ एक नहीं हो जाते और आपको ब्लडी बेबी की धड़कन फील होना शुरू नहीं हो जाती। जाओ फान सोच रहा होता है मेरा काफी ज्यादा खून बह चुका है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या मैं ये फेरी ब्लड इस ब्लडी बेबी के लिए यूज कर पाऊंगा? मेरे पास सिर्फ ये एक चांस है। मैं अब गिव अप नहीं कर सकता। आपके पास सिर्फ एक ही मौका होता है। एक दफा आपने शुरू कर दिया तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय आगे बढ़ने के। जाओ फान का हार्ट एकदम से स्टॉप हो जाता है और उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। जाओ फान कह रहा होता है ये ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है। जाओ फान कहता है क्या मुझे वाकई में गिव अप करना पड़ेगा? अगर मेरी रूह ही नहीं रहेगी तो इस फेरी ब्लड का मुझे क्या फायदा? लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो मैजिक एम्परर जाओ यी फान है। वो भला कैसे गिव अप कर सकता है? और उसे याद आता है कि कैसे 7 एम्परर्स ने उस पर हमला किया था और उससे बुक ऑफ 9 सेरेनिटीज मांगी थी। जाओ फान को याद आता है कि कैसे जाओ चैंग ने उसे धोखा दिया था और ये मेमोरीज उसे पावर देती हैं। तुम सब मुझे मरता देखना चाहते थे ना, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इसी के साथ जाओ फान की स्पिरिट और भी ज्यादा पावर में आ जाती है। जाओ फान कहता है कौन हूँ मैं हूँ मैजिक एम्परर, डीमन एम्परर। मैंने जो कुछ खो दिया है मुझे वो वापस चाहिए। इसी के साथ जाओ फान जोर से कहता है डिस्ट्रॉय इट और फिर जाओ फान दाओ हेवनली डीमन को एक्टिवेट कर देता है। एक बार फिर से दिखाया जाता है कि जाओ फान शदीद दर्द में होता है। एंड फाइनली दिस इज द लाइफ ऑफ अ ब्लडी बेबी। और अब जाओ फान के पास एक ब्लडी बेबी है और जाओ फान कहता है अब जबकि मेरे पास ब्लडी बेबी है अब मुझे पता है कि मुझे आगे कौन सी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना है। जाओ फान कमरे से बाहर आता है और उसे 10 दिन गुजर चुके होते हैं। जाओ फान ब्लडी बेबी को प्रैक्टिस अंदर 10 दिन से कर रहा था। जाओ फान जैसे ही बाहर आता है तो पैंग डोंगलिंग बाहर खड़ा होता है और वो कहता है क्या तुमने अपना बिजनेस मुकम्मल कर लिया? जाओ फान कहता है लाओ पैंग क्या तुम 10 दिन से इस दरवाजे को गार्ड कर रहे थे? लाओ पैंग कहता है यस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी बादर करे। लाओ पैंग एक इंतहाई लॉयल बंदा है। जाओ फान उसका शुक्रिया अदा करता है। लाओ पैंग कहता है ब्रदर क्या तुम्हें अंदर कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं? इसी के साथ वो कहता है चलो चलो जल्दी चलो, हमें लेडी और मास्टर को ज्यादा देर नहीं करानी चाहिए। जाओ फान कहता है क्या तुम हैरान नहीं हो कि मैं अंदर 10 दिन से क्या कर रहा था और मुझे क्या मिला? लाओ पैंग कहता है वो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता और तुम मुझे खुद ही बता दोगे जब तुम मुझे इस काबिल समझोगे। चलो चलो जल्दी चलो। जाओ फान कह रहा होता है सच अनकंडीशनल ट्रस्ट से मैंने अपनी पहली जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाओ पैंग और जाओ फान एक बहुत ही प्यारे घर के सामने खड़े होते हैं। गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। कौन हो तुम लोग? ये साइफू फैमिली की रेजिडेंस है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैंग टोंगलिंग कहता है मैं हेड गार्डियन हूँ लू फैमिली का और ये लू फैमिली का हाउस कीपर है जाओ फान। हमारी यंग लेडी अंदर गेस्ट है। और इधर जाओ यी फान सोच रहा होता है मैं कब से एक हाउस होल्ड सर्वेंट बन गया। तो पैंग टोंगलिंग कहता है 8 दिन पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन हाउस होल्ड सर्वेंट के तौर पर कराया गया था और मुझे लगता है कि लेडी लू ने तुम्हारा इंट्रोडक्शन सर्वेंट के तौर पर करवाया है। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर जाओ। इधर जाओ फान मायूसी से सोच रहा होता है मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ और मैं एक छोटी सी फैमिली का हाउस होल्ड कीपर कैसे हो सकता हूँ? जाओ फान सोचता है जो भी है साइफू फैमिली के गार्ड्स बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली हैं, मुझे ये कुछ अच्छी वाइब नहीं दे रहे। वो गार्ड्स इनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और मिस लू और यंग मास्टर की भी इंसल्ट करते हैं। पैंग टोंगलिंग गुस्सा हो जाता है लेकिन जाओ फान उसको पकड़कर बाहर खींच लेता है। जाओ फान सिर्फ इन गार्ड्स के रवैये से समझ जाता है कि ये रवैया इनके मास्टर्स का भी होने वाला है और वो ये चीज समझ जाता है कि वो इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकता। जाओ फान सोच रहा होता है कि लेडी के साथ भी इन्होंने यही बिहेवियर रखा हुआ होगा। साई फैमिली ने जहाँ पर यंग मास्टर और मिस लू को रखा होता है वो एक बहुत छोटी सी और भद्दी सी झोंपड़ी होती है, जिसे देखकर पैंग टोंगलिंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा क्रूल है, ये तो इनसे इंसानों जैसा रवैया भी नहीं कर रहे हैं। जाओ फान कहता है ये लोग तो इन्हें इंसान भी नहीं समझते, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं सामने यंग मास्टर बैठा होता है। पैंग टोंगलिंग को देखते ही यंग मास्टर भागकर उससे गले मिल जाता है। जाओ फान पूछता है कि मिस लू कहाँ है, जिस पर यंग मास्टर उसे बताता है कि मेरी सिस्टर अपने फियांसे से मिलने गई थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची साई फैमिली के हेड ने मैरिज को कैंसिल कर दिया। जाओ फान बहुत गुस्से में होता है कि इनका ऐसा एटीट्यूड क्यों है। यंग मास्टर का बाजू पकड़ता है और उसे कहता है मुझे अपनी बहन के पास ले चलो। जाओ फान अब साई फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। जाओ फान कहता है कि इनकी जुर्रत कैसे हुई। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि मिस लू खड़ी है और मिस लू का फियांसे
ध्यान से शाओ टिंगचे किसी और लड़की के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो अचानक मिसलू की तरफ देखता है और उसे कहता है, लू यनशेंग, क्या तुम्हें समझ आ गई? अब से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ यूफे की बहन पसंद है। वहाँ खड़ी लड़की मिसलू को कहती है कि वक्त बहुत जालिम है और बहुत जल्दी गुजर जाता है। शाओ टिंग की नजर में अब सिर्फ मैं हूँ और वो सिर्फ मुझे पसंद करता है, और वो हंसना शुरू कर देती है। मिसलू कहती है, शाओ टिंगजे, मुझे नहीं लगा था कि तुम शादी को कैंसिल कर दोगे। टिंगजे कहता है, हेल्पिंग द लू फैमिली ये मेरा कोई मसला नहीं है। मिसलू उसके सामने रोती है कि शाओ टिंगजे, हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि लू फैमिली की हेल्प करो। वो लड़की मिसलू के पास आती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसे गाली देती है और कहती है कि शाओ टिंगचे से दूर रहो, वो मेरा है। और शाओ टिंगचे को कहती है कि तुम इस लड़की से फ्यूचर में बहुत दूर रहोगे, और अगर मैंने तुम्हें कभी इसके साथ देखा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। टिंगचे कहता है, यूफी काम डाउन, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, बाकी सारी औरतें मेरी आंखों में शीट हैं। मिसलू वहाँ बैठी सोच रही होती है, मैं अब लू फैमिली के साथ क्या करूँ? मैं किसी से भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। इतने में जाओफान बहुत तेजी से उसके पास से गुजरता है और शाओ टिंगचे के गाल पर रख कर चपेट मारता है। जाओफान का और ही कुछ अलग होता है। वो उनको कहता है, बीच कपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसलू पर हाथ उठाने की? इसी के साथ चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाता है। जाओफान पॉलिटिक्स में मजीद घुस चुका है। वो अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए आगे कैसे चलेगा, उसको जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।